नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015 में आई राजस्व लेखपाल भर्ती पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। राजस्व लेखपाल के लिए 2 शिफ्ट में परीक्षाएं संपन्न कराई गई थी, जिसमें आप शिफ्ट 1 का पेपर देखने जा रहे हैं। इसके अलावा चकबंदी लेखपाल की भी भर्ती आई थी, जिसके लिए भी 2 शिफ्ट में पेपर कराए गए थे। तो अगर आप चारों पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, जिसमें से पहला आप तुरंत देखने जा रहे हैं शिफ्ट 1 का राजस्व लेखपाल, इसके अलावा राजस्व लेखपाल के शिफ्ट 2 और चकबंदी लेखपाल के दोनों शिफ्ट के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला भाग हिंदी का है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, राज सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, यानी सेवक को में कौन सा कारक होगा, आपसे पूछा जा रहा है। आप स्क्रीन पर कारक और उसका चिन्ह देख पा रहे होंगे। यहां पर देखिए को कारक चिन्ह आया था, ये कर्म कारक में भी होता है, और अगर बात करें यहां पर भी को कारक चिन्ह आता है, जो कि संप्रदान कारक में होता है। तो अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें कौन सा कारक होगा। स्क्रीन पर देखिए, मैंने 2 वाक्य लिखा है, राम ने राहुल को पढ़ाया, और दूसरा लिखा है राम ने राहुल को पुस्तक दी। यहां पर देखिए दोनों वाक्य में को कारक चिन्ह आया हुआ है, लेकिन एक में कर्म कारक है और दूसरे में संप्रदान कारक है। देखिए, राम ने राहुल को पढ़ाया, यहां पर क्रिया क्या है, पढ़ाने की क्रिया हो रही है। जब भी किसी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, जैसे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि राम ने किसको पढ़ाया, तो आप कहेंगे राम ने राहुल को पढ़ाया, यानी कि इसमें कर्म क्या है, राहुल है, और क्रिया का प्रभाव सीधे राहुल पर पड़ रहा है, पढ़ाने का काम राहुल के साथ हो रहा है। ठीक है, तो जब भी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वहां पर कर्म कारक होता है। और इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखिए, राम ने राहुल को पुस्तक दी। जब भी कोई चीज देने की बात होती है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जहां पर क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े वहां पर कर्म कारक होगा, और जहां पर कर्म को कुछ देने की बात हो कर्ता के द्वारा तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न में चलते हैं। दिया गया था राजा सेवक को कंबल देता है। यहां पर देखिए कारक चिन्ह को तो आया हुआ है, लेकिन यहां पर देने की बात हो रही है। जब भी कुछ दिया जाता है तो वहां पर हमेशा संप्रदान कारक होता है। इस वजह से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। प्रश्न संख्या 2 और 3 में सही वाक्य को चुनना है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहां पर तुलसीदास और सूरदास जी के बारे में किस भाषा के वो कवि थे उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जो तुलसीदास जी थे वह अवधी भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, और जो सूरदास हैं वह ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास और सूरदास क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें प्रश्न संख्या 3 की, तो यहाँ पर भी आपको सही वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, इसमें भी पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, यही ऑप्शन सही है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं वो वाक्य सही नहीं है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। चौथे और 5वें प्रश्न में लोकोक्ति या फिर मुहावरा दिया गया है, और इसका सही अर्थ चुन करके आपको बताना है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ में झुंझलाना। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ में झुंझुलाना। बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। दिया गया है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इसका क्या अर्थ होगा। देखिए, काठ मतलब होता है लकड़ी, यानी लकड़ी जो होगी वो बार बार आग पर नहीं चढ़ेगी, यानी एक ही बार वो जल जाएगी और उसके बाद खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर छल कपट करता है तो वह बार बार उसमें सफल नहीं होगा। एक बार छल कपट करने के बाद से उसका जब पोल खुल जाएगा तो अगली बार लोग सतर्क हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। दोस्तों, 6वें और 7वें प्रश्न में रिक्त स्थान को भरना है। छठा प्रश्न पूछा गया था, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। यहां पर देखिए तो क्या आया हुआ है, यानी कि जो यहां पर मित्र आया हुआ है इसका अपोजिट आना चाहिए इस डैश में। अब देखिए मित्र का अपोजिट क्या होगा दिए गए ऑप्शन में, तो आप कहेंगे शत्रु होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, छठे में शत्रु फिल करना होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, 7वां प्रश्न पूछा गया था, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है उद्यत। उद्यत का मतलब होता है हमेशा तैयार रहने वाला या फिर आमदा। दूसरा ऑप्शन इसी में दिया गया है, आप स्क्रीन पर देखिए, उद्धत दिया गया है। उद्धत का मतलब होता है कि जो अक्खड़ हो, प्रचंड हो या फिर उग्र हो, दुष्ट हो, ये सभी इसका मतलब होता है। सी ऑप्शन दिया गया है प्रबुद्ध। प्रबुद्ध का मतलब होता है जानकार। और चौथा ऑप्शन दिया गया है संबद्ध। संबद्ध का मतलब होता है कि जुड़ा हुआ या फिर लगा हुआ। आप बोलते हैं ना कि यह कॉलेज इस इंस्टीट्यूशन से संबद्ध है,
ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन देखने के बाद से आपको एक ही ऑप्शन सटीक लगेगा, उद्यत, क्योंकि उद्यत का मतलब होता है आमदा या फिर हमेशा तैयार रहने वाला। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें उद्यत फिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 8वें और 9वें प्रश्न में आपसे विलोम पूछा जा रहा है। 8वां प्रश्न पूछा गया था कृश का विलोम क्या होगा। कृश का मतलब होता है कमजोर या फिर दुबला पतला। तो चारों ऑप्शन में देखिए हष्ट पुष्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुबला पतला का हष्ट पुष्ट विलोम होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 9वां प्रश्न पूछा गया था अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला या फिर कम जानकारी रखने वाला, और इसका विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। ठीक है, तो 9वें का ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ सही उत्तर है। 10वां प्रश्न पूछा गया था अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। अरविंद का मतलब होता है कमल, यानी इसका पर्यायवाची हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर डी कमल इसका सही उत्तर है। 11वां प्रश्न पूछा गया था खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो ये देखिए खूंटियों लिखा हुआ है जो कि गलत उत्तर है। खूंटिया है जो कि गलत है, और यहाँ पर क्या है देखिए खूंटियों लिखा हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत है। एक ही ऑप्शन बचा खूंटियां, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 12वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए, और यहाँ पर दिया गया है अजन्मा। अजन्मा का मतलब होता है कि जिसने जन्म ना लिया हो या फिर बिना जन्म लिए ही जो अस्तित्व में आया हो। तो ये एक ही हो सकते हैं, ईश्वर। ऑप्शन नंबर ए ईश्वर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। यहाँ पर देखिए जब भी छोटी की मात्रा होती है तो उस पर कम जोड़ दिया जाता है, और बड़ी की मात्रा होती है उस पर ज़्यादा जोड़ दिया जाता है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं प्रतिनिधि, जिसमें नौ पर भी कम जोड़ दिया जा रहा है और ध पर भी, यानी कि दोनों में छोटी की मात्रा होनी चाहिए। जैसे कि ऑप्शन ए देखिए, इसको आप क्या पढ़ेंगे, प्रतिनिधि पढ़ेंगे, तो ये उत्तर गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन देखिए प्रतिनिधि हो जाएगा, क्योंकि दोनों बड़ी की मात्रा है, ये भी गलत हो गया। डी वाला ऑप्शन देखिए प्रतिनिधि है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रतिनिधि पढ़ते हैं, यानी नौ में भी छोटी की मात्रा और ध में भी छोटी की मात्रा, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 14 और 15 में वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। 14वां प्रश्न है पर्वत की तलहटी, इसको क्या कहते हैं। तो इसको उक्त क्या कहते हैं। ठीक है, उक्त क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से 15वें प्रश्न में भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पूछा गया है कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है। तो ये कृपण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 16वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के शब्दों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया है, और तत्सम वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से हूबहू हिंदी में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए उल्लुक की बात की जाए, इष्टिका की बात की जाए, कुपुत्र की बात की जाए, ये सभी तत्सम शब्द हैं जो कि संस्कृत से हूबहू लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए अमीय की, तो ये तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है अमृत। ठीक है, प्रश्न में आपसे तद्भव पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी अमीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न पूछा गया था अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर देखिए अंबर को पनघट दिखाया गया है, यहाँ पर उसकी समानता नहीं दिखाई गई, बल्कि अंबर को पनघट ही बताया गया है। तो जब भी उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर ना रहे तो वहाँ पर हमेशा रूपक अलंकार होता है। ठीक है, 18वां प्रश्न पूछा गया था निर्धन में कौन सा संधि है। तो निर्धन का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो होता है नि प्लस धन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि होगा निर्धन में। क्यों, विसर्ग संधि की परिभाषा ये कहती है कि जहाँ पर विसर्ग, यहाँ पर देखिए जो दो बिंदु दिख रहे हैं इसे विसर्ग बोला जाता है। जहाँ पर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए दोनों को मिलाएंगे तो इस विसर्ग का लोप हो जा रहा है और निर्धर बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 19वां प्रश्न पूछा गया था देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में अगर समास विग्रह किया जाए तो पहला शब्द बनेगा देश और दूसरा बनेगा अंतर। ठीक है, जब समस्त पद में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कि देखिए अंतर किसके बीच अंतर, देश के बीच अंतर। तो पहला जो शब्द है देश जो है वह विशेषता बताता है दूसरे शब्द की, यानी यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 20वां प्रश्न पूछा गया था मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो यहाँ पर देखिए मैं खाना खा चुका था, कार्य जो है वो भूतकाल में पूर्ण हो चुका है। ठीक है, कार्य जो है वो भूतकाल में पूर्ण हो चुका है, इस वजह से इसमें
पूर्ण भूतकालिक भेद होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों थोड़ा सा आप डिफरेंस समझ लीजिए। आसन्न भूत का मतलब ये होता है कि जो क्रिया है वह बिल्कुल हाल ही में समाप्त हुई है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं मैं अभी सोकर उठी हूं, तो अभी जस्ट उठी हूं, तो यहां पर जो हो गया वो तुरंत क्रिया समाप्त हुई है लेकिन भूतकाल में हुई है, तो वो आसन्न भूत होगा। ठीक है, इसी प्रकार से संदिग्ध भूत की अगर बात की जाए तो ये भूतकाल का ही क्रिया होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि संदिग्ध की स्थिति रहती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बस छूट गई होगी, यानी बस छूटने का काम तो हो चुका है, यानी ये पास्ट टेंस तो है, लेकिन छूट गई होगी ये संदिग्ध अवस्था है कि छूटी है या नहीं, ये क्लियर नहीं है, इस वजह से संदिग्ध भूत कहा जाता है। और डी में देखिए सामान्य भूत। सामान्य भूत का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं ये बोलूं मोहन आया सीता गई, तो क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरे होने का बोध होता है वहां पर सामान्य भूत होता है। और प्रश्न में जो आपसे पूछा गया था कि मैं खाना खा चुका था, यहां पर देखिए ये कार्य पूर्ण हो चुका है भूतकाल में, तो जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो वहां पर पूर्ण भूत कालिक भेद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 21वां प्रश्न पूछा गया था करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 22वां प्रश्न पूछा गया था ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ठठेरिन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे के दो प्रश्न यानी कि 23 और 24 में एक वाक्य दिया गया है जिसमें कोई गलती है, उसी गलती को आपको चुनना है। ठीक है, तो 23वां प्रश्न देखिए विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, आगे लिखा गया है कोई त्रुटि नहीं, तो यहां पर देखिए विद्यालय में जलपान का होना चाहिए, जलपान का उत्तम प्रबंध है। ठीक है, तो यहां पर इसी पार्ट में गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी जलपान को सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वहीं आपका उत्तर होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 24 की। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, तो रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है होना चाहिए। ठीक है, अच्छी नहीं अच्छा लगता, तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अच्छी लगती है। ठीक है, क्योंकि जो गलत है वहीं आपका उत्तर होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 25 की। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हूबहू ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो अग्र जो है वो तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगला भाग गणित का है। 26वां प्रश्न पूछा गया था एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, परिमाप 540 दिया गया है और खेत कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, और इसकी भुजाओं में अनुपात 5:12:13 है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वो उसकी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, और भुजाएं ना दे करके यहाँ पे अनुपात दिया गया है, यानी इसमें हम लोग x से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है, और सबका योग मैं कर दे रहा हूँ, 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर, ये किसके बराबर होगा, परिमाप के। परिमाप कितना दिया गया है, 540 मीटर। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 30x बराबर हो जाएगा 540 के। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, x का मान यहाँ से आ गया 18। ठीक है, x का मान जब 18 आ गया तो अब भुजाओं का नाप आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो पहली भुजा हो जाएगी वो 5x यानी 5 गुणे 18 यानी कि 90 मीटर के बराबर होगी। दूसरी भुजा जो होगी वो 12 गुणे 18 करेंगे जब आप, तो 12 गुणे 18 करेंगे तो 216 के बराबर आएगा, यानी कि दूसरी भुजा 216 मीटर के बराबर होगी। और तीसरी भुजा की अगर बात करें तो तीसरी भुजा 13 अनुपात दिया गया था, तो 13 गुणे 18 जब आप करेंगे तो 234 आएगा, यानी कि तीसरी भुजा 234 मीटर की होगी। अब पूछा जा रहा है कि इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिभुज जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, समकोण त्रिभुज होगा। आप कहेंगे कि सर ये आप कैसे कंफर्म बता रहे हैं, देखिए आप इन तीनों अनुपात को देखिए, 5, 12 और 13 है, ये एक परफेक्ट ट्रिपलेट का उदाहरण है। इस वजह से ये कंफर्म है कि ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा। अब देखिए ये तो सबसे बड़ी भुजा कंफर्म है कि ये कर्ण होगी, यानी कि ये 234 मीटर हो गया। ठीक है, अब आधार और लंब इन दोनों में से कोई भी मान सकते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आधार को 216 मीटर मान ले रहा हूँ और लंब को 90 मीटर मान ले रहा हूँ। अब इसका क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ठीक है, ये देखिए ये 45 बार में कटेगा और 45 गुणे 216, 45 में जब 216 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये मान आ जाएगा 9720 मीटर स्क्वायर। आपका उत्तर हो जाएगा 9720 मीटर स्क्वायर। ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन नंबर 1 9720 मीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न पूछा गया था 3 संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है
तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, आपसे थर्ड नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, अगर तीनों संख्याओं को मैं ए, बी और सी से डिनोट करूं तो पहली और दूसरी के बीच में अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 का दिया गया। ठीक है, और बी और सी यानी कि दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दिया गया है, आप कहेंगे 5:8 दिया गया है। अब तीनों का अनुपात निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, और तीनों का अनुपात निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 10:15:24। ठीक है, अब ये तीसरी संख्या आपसे पूछ रहा था, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर 24 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल सबका 25 और 24, ये आपका 49 हो जाएगा। और तीनों का योगफल कितना दिया गया है, प्रश्न में आपको दिया गया है 392, तो ये 392 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 49 से अगर इसको काटा जाए तो ये 8 बार में जाएगा और 24 × 8 यानी कि इसका मान आ जाएगा 192। ठीक है, यानी कि जो तीसरी संख्या है उसका मान हो जाएगा 192। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 28वां प्रश्न पूछा गया था, 930.25 के वर्गमूल में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या बन जाए। मतलब कि सबसे पहले जो संख्या दी गई है 930.25, इसका वर्गमूल निकाल लेना है और दिए गए चारों ऑप्शंस में से कौन सा संख्या आपको घटाना है भिन्न, जिसके बाद से वो संख्या पूर्ण बन जाए। ठीक है, दशमलव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका वर्गमूल निकालना है। चलिए देखते हैं वर्गमूल निकलेगा कैसे। यहाँ पे भाग विधि से मैं वर्गमूल निकाल रहा हूँ। 930 दिया गया है और 0.25 दिया गया है। आप लोग जानते होंगे पहले पेयरिंग करते हैं, तो दशमलव के इधर पहले ये दो का पेयरिंग कर लेते हैं और जो एक बच गया एक रहता है। ठीक है, और दशमलव के इधर से पेयरिंग शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पहला 9 बचा हुआ है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका उसी में गुणा करने पर या तो 9 आए या फिर उससे छोटा है। तो आप कहेंगे 3 × 3 करेंगे तो 9 आता है, तो ये 3 से ले जाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। घटाने पर आपका शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब 3 को इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, 3 को इसमें जोड़ेंगे तो ये 6 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ऊपर वाली संख्या हम लोग उतारते हैं तो ये पेयर में उतरेगा, 30 बचा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर कोई संख्या लिखेंगे और उसको उसी यहाँ पर भी वो संख्या लिखनी चाहिए और फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो 30 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब नहीं जा पाएगा तो फिर से अगला जो पेयर होगा हमें उतारना पड़ेगा, यानी कि 25 हमको उतारना है। ठीक है, अब देखिए लगातार 2 पेयर हमने उतार दिए, तो इसके लिए आपको एक 0 लगाना होगा, यहाँ पे भी एक 0 लगाना होगा। यहाँ तक क्लियर। और उसके बाद से देखिए दशमलव था यहाँ पे, तो उसके बाद से दशमलव लगाना होगा। अब देखिए 60 के आगे कौन सी संख्या लिख दें जिसका उसी में गुणा करने पर हमको 3025 मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ और यहाँ पर भी 5 लिख देता हूँ, तो अब देखिए 605 में अगर 5 से गुणा करें तो बिल्कुल 325 आएगा। देखिए 5 × 25 के 5, हाथ में 2 और यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और फिर 5 × 30, देखिए 3025 आ गया। तो ये पूरा कट करके 0 आ जाएगा, यानी कि जो संख्या है 930.25, इसका वर्गमूल हमको कितना मिल गया, 30.5 मिल गया। अब बोल रहा है कि इसमें से क्या घटा दिया जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप कहेंगे अगर मैं यहाँ से 0.5 घटा दूं तो ये पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा, 30 प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सी संख्या घटा दिया जाए, तो 0.5 घटाना होगा और 0.5 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न पूछा गया था, 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 300 ग्राम एक विलयन है जिसमें से चीनी की मात्रा जो है वो 40% है, तो 300 का 40% निकालेंगे तो 4 × 3 = 120। ठीक है, यानी कि 120 ग्राम इसमें चीनी है, यानी कि जो शेष भाग बचा 180 ग्राम वो कोई दूसरा हो सकता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इसमें कितनी चीनी मिला दी जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। अब देखिए ये पूछ रहा है कि इसमें कितना चीनी और मिला दिया जाए ताकि जो इनका अनुपात है, अभी जो देखिए इनका अनुपात क्या है, 120/180। अब बोल रहा है कि इनका अनुपात 1:1 हो जाए। 1:1 क्यों, क्योंकि दोनों 50-50 हो जाएगा, तो दोनों को भाग देंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो अब देखिए ये 120 ग्राम है और ये 180 ग्राम है, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये 180 हो जाए। आप कहेंगे कि 60 जोड़ देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी 60 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 60 जोड़ने के बाद से 120 + 60 180 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो विलयन में है वो भी 180 हो जाएगा। तो अब जब देखेंगे तो ये 1:1 आ जाएगा, यानी दोनों 50-50% मिले हुए हैं उस पूरे विलयन में। तो यहीं आपका उत्तर हो जाएगा 60 ग्राम आपको चीनी और ज़्यादा उसमें मिलाना होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 30वां प्रश्न पूछा गया था, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है, 792 मीटर
की दूरी तय करने में उसे कुल कितने चक्कर लगाने होंगे। जैसे कि देखिए एक पहिया दिया गया है और ये बोला जा रहा है कि इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 792 मीटर इसको घुमाने के लिए कुल कितने चक्कर लगेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो कि किसी पहिए का जो परिधि होता है एक चक्कर में वो उतना ही दूरी तय करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका परिधि निकाल लें और कुल दूरी में अगर परिधि से भाग दे दें तो कुल चक्करों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। लेकिन आपको एक विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई है और कुल दूरी मीटर में दी गई है। तो त्रिज्या को आपको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना है और इसका जो परिधि होगा 2πr पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान 21 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको मैं 100 से भाग देता हूँ तो हो जाएगा 0.21 मीटर, ठीक है। इसको देखिए 7 से काट देते हैं तो क्या आ जाएगा 0.03 मीटर, 0.03 हो जाएगा। उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से ये मान आ जाएगा 1.32 मीटर, ये इसका परिधि हो गया। अब कुल चक्करों की संख्या निकालने के लिए कुल दूरी आपको 792 मीटर दी गई है, इसमें हम लोग 1.32 मीटर से भाग दे दें तो कुल चक्करों की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी 600 चक्कर, ठीक है। अब दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी 600 चक्कर आपको दिया गया है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न पूछा गया था, एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 दिया गया है। यदि एक स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है, ठीक है, तो मोपेड का मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया गया है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4x बराबर आपका डिफरेंस बचेगा 4200। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 4x का मान आपको पता है, आपको 5x का मान ज्ञात करना है। क्यों मैं 5x कह रहा हूँ, क्योंकि मोपेड का मूल्य आपसे पूछा जा रहा है और मोपेड का मूल्य 5x है। तो 5x का मान आप निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4200 गुणे 5x डिवाइडेड बाई 4x, ठीक है। ये देखिए x कट जाएगा और ये इसको काटेंगे तो 1050 बार में जाएगा और गुणे 5 हो जाएगा। अब ये देखिए 0 50 25 और ये 5 यानी कि 5250 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 32वां प्रश्न पूछा गया था, 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या बन जाए। यहाँ पर पूर्ण संख्या बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँ, 5 सही 3/4, तो बहुत से लोग इसको ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे, फिर पूरा भिन्न बना लेंगे, फिर जोड़ेंगे। ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 सही 3/4, चूंकि आपको पूर्ण संख्या बनाना है तो ये तो पहले से पूर्ण संख्या है, इसका मतलब गुणा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है 5 + 3/4, जिसमें 5 पूर्ण संख्या है और ये भिन्न में है, ठीक है, यानी कि ये पूर्णांक नहीं है। तो हमें तो इसको पूर्ण बनाना ही नहीं है क्योंकि ये तो पहले से पूर्ण है। तो जो पूर्ण नहीं है उसको पूर्ण बनाने के लिए, अब देखिए ये सभी जो संख्या हैं ये तो पहले से पूर्ण है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे ही क्यों, नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो सीधे भिन्न वाली संख्या में ले रहा हूँ, 3/4 + 4/5 + 3/8। अब देखिए सबका एलसीएम 40 हो जाएगा और ये क्या बचेगा, ये 30 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। सबको जोड़िए, देखिए 5 2 7 7 और ये 4 और 3 7, 77/40 आएगा। अब 40 से भाग दे दें तो कैसे, ये मिश्रित भिन्न में अगर कन्वर्ट कर दे तो कितने बार में जाएगा, देखिए एक बार में जाएगा और फिर ये बचेगा, ऊपर बचेगा 37/40। अब देखिए ये फिर पूर्णांक हो गया तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब आपका बच गया 37/40। अब इसको पूर्णांक बनाना है। अब इसको पूर्णांक बनाने के लिए क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण एक संख्या बन जाए, तो आप कहेंगे अगर मैं इसमें 3/40 जोड़ दूं, 3/40 जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 40, यानी कि ये पूर्ण अंक में कन्वर्ट हो जाएगा, एक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहीं आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, तो 3/40 आपको जोड़ना होगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी 3/40 इसका सही उत्तर है। 33वां प्रश्न देखिए, दिया गया है 27/x बराबर 9/3/x हो तो 1/x/4 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस इक्वेशन को लेकर के हम चलेंगे और 1/x/4 का मान निकालेंगे। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 3/3 लिखा जा सकता है और पूरे पर घात क्या दिया गया है, x दिया गया है। यहाँ तक क्लियर। बराबर 9 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं और बटे 3/x दिया गया है। अब घातांक का नियम आपने पढ़ा होगा कि अगर घात के ऊपर घात हो तो आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3/3x। यहाँ तक क्लियर। और ये देखिए
आधार समान है तो घात ऊपर में जाकर के घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 पर घात 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जगह आधार समान है यानी घात भी समान होगा। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये x इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा यानी 4x बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि x का मान आपका आ जाएगा 1/2। x का मान क्या आ गया 1/2 आ गया। अब इस इक्वेशन में जो आपसे ये मान पूछा गया था 1/x पर घात 4, तो इसमें x के जगह 1/2 आपको रख देना है। तो देखिए मैं रख रहा हूँ 1/2 पर घात 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। अब ये देखिए ये इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी कि क्या मान आ जाएगा आपका मान आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न पूछा गया है, यदि वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है। कह रहा है जो परिधि है उसके व्यास से, व्यास क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या यानी 2r के बराबर होता है। इसका मान दिया गया है 18.6 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए यहाँ से मैं अगर 2r कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे पाई बचेगा। पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 18.6, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो ये 7 एलसीएम लेंगे आप, और यहाँ पर बचेगा ऊपर 22 और माइनस 7 यानी कि क्या बचेगा 15 बचेगा, ठीक है। बराबर ये हो जाएगा 18.6 और यहाँ पर 2r पहले से है। अब इससे इसको काट दें तो क्या बचेगा 9.3 बचेगा। यहाँ तक क्लियर? अब इसको सिंप्लीफिकेशन करने पर 4.34 ये r का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। और प्रश्न में आपसे व्यास पूछा जा रहा था, व्यास क्या होता है तो आप कहेंगे 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो सिंपली जो ये आया हुआ है इसमें 2 से आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी कि आपका मान हो जाएगा 8.68 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी 8.68 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर है। 35वां प्रश्न पूछा गया था, 2 संख्याओं का मौसा और लौसा आपको दिया गया है। मौसा दिया गया है 12 और लौसा दिया गया है 2448, और बोला है कि यदि इन संख्याओं का अंतर 60 है तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को जब आप नियम से लगाने लगेंगे तो बहुत लंबा समय आपका व्यतीत हो जाएगा। इसको ट्रिक के माध्यम से ही आपको लगाना पड़ेगा। देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। HCF क्या होता है, यानी कि मौसा क्या होता है। आप कहेंगे कि मौसा 2 संख्याओं का में जो कॉमन होता है वहीं उसका मौसा होता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं 12 यहाँ पर मौसा दिया गया है, यानी कि इस मौसा का दोनों संख्याओं में गुणा होगा कम से कम, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो पहली संख्या अगर मैं 12x मान रहा हूँ तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12y हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन 12 आ रहा है। लेकिन ऐसी भी तो कोई संख्याएं होंगी जो दोनों में कॉमन नहीं होंगी, वहीं x और y है जो कि को प्राइम नंबर को डिनोट करता है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 60 दिया गया है, यानी कि अगर इसको मैं डिफरेंस कर दूं तो ये 60 के बराबर आना चाहिए प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ से देखिए x माइनस वाई बराबर आपका 5 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? 12 कॉमन लेकर के 60 से काटेंगे तो 12 25 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए ये तो हमने x माइनस वाई का मान निकाल लिया। अब अगर बात करें कि x गुणे y क्या होगा तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि जो कॉमन फैक्टर था, कॉमन फैक्टर क्या था 12 था जो दोनों में उभयनिष्ठ था। इसके अलावा जो को प्राइम नंबर बच रहे हैं यानी कि पहली संख्या में x और दूसरी संख्या में y, इनका भी गुणा जब कर देंगे तो आपका एलसीएम प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो कॉमन होता है वो उसका गुणा तो करते ही करते हैं, बाकी जो दोनों संख्याओं में कॉमन नहीं होता है उसका भी गुणा करते हैं। वही कॉन्सेप्ट मैं अपना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम निकल जाएगा और एलसीएम का मान आपको कितना दिया गया है 2448। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए इसको 12 से जब आप काटेंगे तो 12 दूनी 24 और ये 0 और ये 12 चौक 48। यहाँ तक क्लियर? यानी कि दोनों को प्राइम नंबर का जो गुणनफल है ये आपको 204 मिल गया। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों संख्याओं का गुणनखंड नहीं गुणा नहीं है, ये को प्राइम नंबर का गुणा है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए अब इस गुणा से हम को प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। को प्राइम नंबर आप कंफ्यूज मत होइएगा, को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि 2 ऐसी संख्या जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि अब देखिए 204 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा 17 गुणे 12। इसका देखिए 17 और 12 में क्या कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर हो सकता है, क्या कुछ भी गुणनखंड इसमें कॉमन हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, तो ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो इससे हमको क्लियर हो गया कि जो x का मान है वो 17 होगा और y का मान है वो 12 होगा। यहाँ तक क्लियर?
अब देखिए प्रश्न में आपसे दोनों संख्याओं का योगफल पूछा गया है, तो योगफल निकालने के लिए आप सिंपली दोनों को प्राइम नंबर यानी x प्लस वाई को जोड़ दीजिए और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी कि जो मौसा है उससे गुणा कर दीजिए। मौसा कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। अब सबका मान रख दीजिए। x का मान आपको दिया गया है 17, y का मान हमने निकाला है 12 और जो मौसा है उसका मान 12 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 गुणे 12 करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 348। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 4 348 इसका सही उत्तर है। 36वां प्रश्न पूछा गया था, कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है, उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा यानी क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है तो एक वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 0.8 रुपए, यानी एक वस्तु उसे 0.8 रुपए में पड़ता है। और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 1.25 रुपए में वो वस्तु को बेचता है। अब इसका लाभ क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि इसका लाभ हो जाएगा 0.45 रुपए। और लाभ प्रतिशत किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, यानी कितना हो जाएगा? 0.8 और गुणे 100 कर देंगे प्रतिशत में निकालने के लिए। अब देखिए दशमलव को मैं हटा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 45 और नीचे हो जाएगा 80 और ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 100 से। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और ये 2 पचे 10। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 हाँ 25, हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से इसको भाग देंगे तो 4 पचे 20, 2 बचा, फिर 4 छक 24, फिर 1 शेष बचा बट्टे 4। ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन नंबर सी 56 सही 1/4 प्रतिशत इसका सही उत्तर है। 37वां प्रश्न पूछा गया था, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है। देखिए इस प्रकार से कुछ आयताकार मेज होगा, ठीक है, जिसका परिमाप 28 मीटर दिया गया है और इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर दिया गया है। मेज की कर्ण की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, यानी ये लंबाई पूछा जा रहा है। अगर हमको इस आयताकार मेज का लंबाई और चौड़ाई पता चल जाए तो ये इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम लोग विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा। जैसे कि देखिए ये परिमाप की अगर बात करें तो क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 28 दिया गया है। 2 से इसको काट देंगे तो ये 14 आ जाएगा, यानी कि L प्लस बी बराबर 14 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल दिया गया है लंबाई गुणे चौड़ाई ये दिया गया है 48। अब देखिए अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट का समय व्यर्थ में चला जाएगा। आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखिए कौन सी ऐसी दो संख्या होंगी जिसको जोड़ने पर 14 मिले और दोनों का गुणा करने पर 48 मिलेगा। तो आप कहेंगे कि अगर 8 में 6 जोड़ दें तो 8 और 6 14 हो जाएगा और 8 में 6 का गुणा कर दें तो 48 मिल जाएगा। यानी ये हमको क्लियर हो गया कि लंबाई 8 होगी और चौड़ाई जो होगी वो 6 होगी। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने की भी आवश्यकता नहीं। आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे, अगर ये 8 है ये 6 है तो ये 10 होगा ही होगा, कंफर्म है। तो इस हिसाब से देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38वां प्रश्न पूछा गया था, बजट से पहले किसी कार की कीमत को 30% बढ़ा दी जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ा दी जाती है, तो कार की कीमत में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, दोनों में वृद्धि हो रही है, इस वजह से दोनों जगह प्लस होगा। तो पहले 30% बढ़ रहा है, फिर आपका 10% बढ़ रहा है, फिर 30 गुणे 10 यानी 300/100 यानी कि 3। अब देखिए 30 10 40 और 3 43। ऑप्शन नंबर सी 43% इसका सही उत्तर होगा। 39वां प्रश्न पूछा गया था, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए दुगना कब होगा? एक तो उसमें पहले तो उसमें प्रिंसिपल होगा जो यानी कि मूलधन, और उसमें इंटरेस्ट मिला होगा, तब वो दुगना हो रहा है। यानी कि दुगना किसके बराबर होगा? P, यानी जो पहले मूलधन था उसके बराबर दुगना हो रहा है। यहाँ से अगर हम लोग I निकालें, इंटरेस्ट निकालें, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 2P में से P घटेगा तो यानी प्रिंसिपल के बराबर होगा, यानी कि जो ब्याज है वह उसके जो प्रिंसिपल होगा उसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए साधारण ब्याज का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो ब्याज होगा इंटरेस्ट होगा क्या हो जाता है? मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट दर गुणे समय, समय कितना है? 10 वर्ष है बटे 100। अब सबका मान दिया गया, आपको रख देना है। इंटरेस्ट कितना है? तो P के बराबर है और P ऐसे ही रहने देंगे, R पूछा ही जा रहा है और ये 10 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा।
ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, आर का मान सीधे ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये आर बराबर 10% आ जाएगा। ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन नंबर बी 10% इसका सही उत्तर है। 40वां प्रश्न पूछा गया था, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या है। तो यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ कि माना जो मूल संख्या है वो x है। यहाँ तक क्लियर। अब पहली बार कह रहा है कि उसमें 8% जोड़ दिया जाए, तो पहले 100% था, फिर 8% और मैं जोड़ दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 108%, और प्रतिशत को मैं हटा करके नीचे 100 लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर, ये x हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उसमें 3% घटाने पर, तो पहले 100% था, 3% घटाएंगे तो कितना बचेगा 97, और प्रतिशत हटाने के लिए मैं नीचे 100 लिख रहा हूँ और गुणे x हो रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर, इनके बीच का डिफरेंस दिया गया, कितना दिया गया है, आप कहेंगे 407 दिया गया है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 100 को एलसीएम लेकर के मैं इधर दूसरे साइड में गुणा कर दे रहा हूँ, तो देखिए 108 में से 97 घटाएंगे तो बचेगा 11x, और इधर क्या बचेगा 407 गुणे 100। यहाँ तक क्लियर। अब 11 से इसको काटिए, 11 3 33, 7 शेष बचा, 11 7 77 हो जाएगा, 37 और ये गुणे 100 यानी कि 3700। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी 3700 इसका सही उत्तर है। 41वां प्रश्न पूछा गया था, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया गया है और इसके क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए गए हैं। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज में की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर देख लीजिए, जो त्रिभुज दिया गया है इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो 13 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए कि क्या ये समकोण त्रिभुज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट होता है जिसमें सबसे बड़ी भुजा 13 हो गई, जो कि आपके प्रश्न में भी दिया गया है। इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो 30 सेंटीमीटर इसका जो परिमाप है वो भी प्राप्त हो रहा है। और अगर इसका एक बार क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो देखिए 1/2 आधार गुणे लंब होता है, तो 12, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 6 5 30 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल भी प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये क्लियर हो गया कि ये एक समकोण त्रिभुज ही होगा। अब इसके बाद से प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 42वां प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज की प्रतिशत क्या होगी। यहाँ पर देखिए 1 रुपये पर उसको ब्याज कितना मिल रहा है, 1 पैसा मिल रहा है, ठीक है। 1 पैसा उसको ब्याज मिल रहा है, यानी कि ये 1 महीने में उसको ब्याज मिल रहा है, ठीक है। 1 महीने में, अगर 1 साल की बात करें, क्योंकि जो ब्याज की दर पूछा जा रहा है वो वार्षिक पूछा जा रहा है, और 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी कि उसका टोटल ब्याज क्या बन जाएगा 12 पैसा बन जाएगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटरेस्ट जो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना हो गया 12 पैसे हो गया, और मूलधन कितना है 1 रुपया है, 1 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा, गुणे रेट आपको पूछा जा रहा है और समय आपको 1 वर्ष दिया गया है, और नीचे बटे 100 है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बराबर कितना आ जाएगा 12% आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी 12% इसका सही उत्तर है। 43वां प्रश्न पूछा गया था, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 अंश दिया गया, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ऐसा समकोण त्रिभुज हो गया, ये कोण ए जो है ये 90 अंश दिया गया है। आगे पढ़िए, ए बराबर 25 सेंटीमीटर, कोण ए के सामने की भुजा ए ये विकर्ण दी गई है 25 सेंटीमीटर। अब अगर मान लीजिए मैं इसको कोण बी मानता हूं, तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो भुजा बी आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछ रहा है tan बी का मान क्या होगा। आप पढ़े होंगे कि tan बराबर जो होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब बटे आधार हो गया। तो यहां पर देख लीजिए, इसका tan निकालना है तो सबसे पहले हमको आधार निकालना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे तो ये 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां तक क्लियर। अब tan भी निकालेंगे तो लंब कितना दिया गया है, आप कहेंगे 7 दिया गया है, और आधार कितना हमने निकाल लिया 24 निकाल लिया, तो आपका उत्तर हो जाएगा 7/24। दिए गए ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन सही है 7/24। 44वां प्रश्न पूछा गया था, 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 दिया गया है, ठीक है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 50 जो प्रेक्षण है प्रत्येक का कुछ मान होगा, जैसे कि x1 x2 इसी तरीके से करते करते x50। ये कह रहा है कि प्रत्येक में 2 से गुणा कर दिया जाए, यानी 2x1 हो जाए,
फिर इसी तरीके से 2x2 हो जाए, इसी प्रकार से डैश डैश आगे चलेगा। पहले जो इसका मानक विचलन था ये 8 था, इसका मानक विचलन क्या था, 8 दिया गया था। तो अब 2 से गुणा करने पर इसका मानक विचलन क्या होगा, तो मानक विचलन में भी 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे 8 करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 सही उत्तर है। 45वां प्रश्न पूछा गया था, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा और शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है, वह कुल कितनी दूरी चला। अगर आप इसको प्रश्न मान करके सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। आप दिए गए ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन को ट्राई करें। देखिए 22 किलोमीटर को मैं मान रहा हूँ कि सही उत्तर हो सकता है। देखिए पहला भाग क्या है, 2/11 यानी कि 11 दूनी 22 यानी कि 4 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि 17/22वां भाग यानी कि 22 से भाग देंगे तो 1 और 17 से गुणा करेंगे तो 17 हो गया, प्लस 1 किलोमीटर और पैदल चला था, सबको जोड़ दीजिए तो 4 17 21 और 1 22, यही उत्तर सही होगा आपका, यही सटीक हो रहा है। अगर पहले ऑप्शन में ये चीज़ें फिट नहीं होती तो इसी प्रकार से आप आगे करते जाते हैं, आपका कम समय में ये उत्तर निकल करके सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करेंगे प्रश्न संख्या 46 की, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। यहाँ पर देखिए बहुलक क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया हो उस प्रेक्षण में। यहाँ पर देख लीजिए, अगर 25 की बात करें तो 1 बार यहाँ आया हुआ है, इसके बाद से 2 बार और 3 बार आया हुआ है। इसी प्रकार से देखिए 26 की बात करें तो 1 बार आया हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 बार आया हुआ है, यहाँ पर 3 बार आया हुआ है। इसी प्रकार से देखिए 27 की बात करें तो 1 बार आया हुआ है, यहाँ पर 2 बार आया हुआ है, यहाँ पर देखिए 3 बार आया हुआ है। अब इसके पहले 25 और 26 भी 3 बार आ चुके हैं, तो 27 का बहुलक होने के लिए ये आवश्यक है कि 27 एक बार और कम से कम आ जाए, क्योंकि अब जो संख्याएं बची हैं 23 और 24 उनका फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता सिर्फ एक बार है। तो पहले ही 25 और 26 3 बार आ चुके हैं, 27 भी 3 बार आया हुआ है, तो एक बार और अगर 27 आ जाए तो वो बहुलक बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है एक बार और आने के लिए x का मान क्या हो जाएगा, 27 होना चाहिए, तभी 27 4 बार रिपीट हो पाएगा। तो आपका प्रश्न में पूछा गया था कि x का मान क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27। 47वां प्रश्न पूछा गया था, किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है और एक महिला एक लड़के से दुगना तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर के किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हो तो एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, उनका अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है एक पुरुष की, तो यहाँ पर मैं मैन लिख रहा हूँ, मैन पुरुष को इंडिकेट करेगा। फिर महिला दिया गया है तो उसके लिए मैं फीमेल वर्ड यूज कर रहा हूँ एफ, और उसके बाद से लड़का दिया गया है तो उसके लिए मैं बॉय यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि जो महिला है वह लड़के से दुगनी तेज है। अगर लड़के को बॉय को मैं 1 मान ले रहा हूँ, इसकी इफिशियंसी 1 मान ले रहा हूँ, तो जो महिला है वो दुगनी तेज है, यानी इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए कह रहा है कि पुरुष की जो एक पुरुष जो है वो महिला से दुगना तेज है, यानी कि जो मैन है वह फीमेल से दुगना तेज है। अब ये 2 था तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इन सबकी इफिशियंसी जोड़ दिया जाए तो 4 2 6 और 1 7, यानी कि 7 इनकी टोटल 1 दिन की इफिशियंसी हो रही है। और ये काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, तीनों मिलकर के 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी कि 4 से गुणा कर दे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब ये कह रहा है, प्रश्न में ये पूछ रहा है कि एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। टोटल काम 28 है, ठीक है, और एक लड़का एक दिन में एक काम कर पा रहा है, तो इसी के अगर इसी में हम लोग 1 से भाग दे दें तो एक लड़का इस पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 28 दिन में। ऑप्शन देखिए बी सही उत्तर हो जाएगा। 48वां प्रश्न पूछा गया था, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं। तो यहाँ पर देख लीजिए माध्य निकालते समय जो वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होती है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49वां प्रश्न पूछा गया था, 1 6 8 3 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा। देखिए इसका समांतर माध्य निकालने के लिए सबको पहले जोड़ करके 5 से भाग देना होगा। ठीक है, तो 7 8 15 3 18 2 20, 20 में आपको 5 से भाग देना है, यानी कि इसका समांतर माध्य या फिर माध्य आ गया 4। अब इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो इसको आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। चलिए मैं इसको आरोही क्रम में लिख रहा हूँ, 1 2 3 6 और 8, तो बीच का जो अंक होगा वहीं उसकी माध्यिका होगी। तो इसका माध्यिका कितना आ गया, 3 आ गया, और माध्य कितना हमने निकाला था 4। दोनों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है, तो 4 + 3 यानी कि 7 आपका उत्तर होगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 50वां प्रश्न पूछा गया था, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात
2:1 दिया गया है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, ध्यान दीजिएगा, पानी मिलाया जा रहा है ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। यहाँ तक क्लियर। देखिए पहले जो मिश्रण था वो 60 लीटर का था। 60 लीटर में अम्ल और पानी पहले कितना था, 2:1, यानी कि अम्ल कितना हो जाएगा 40 और पानी कितना हो जाएगा, वो आप कहेंगे कि 20 हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितना पानी मिला दिया जाए, और पानी मिलाने की बात की जा रही है, कितना पानी मिलाया जाए कि इनका अनुपात 1:2 हो जाए। 1:2 हमको करना है। यहाँ पर देखिए 1 किसको डिनोट कर रहा है, 40 को, और 1:2 करने के लिए जो टोटल क्वांटिटी होगी वो 3 के बराबर होगी। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड में लगा रहा हूँ। देखिए 1 डिनोट कर रहा है 40 को, तो 3 किसको डिनोट करेगा, आप कहेंगे 120 लीटर को। यहाँ तक क्लियर। अब 120 लीटर आपका हो चुका है। पहले कितना लीटर था मिश्रण, 60 लीटर था। अब कितना हो चुका, 120 लीटर, यानी कितना बढ़ गया, 60 लीटर बढ़ गया। अब 60 लीटर क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने इसमें पानी मिला दिया है। तो यही तो प्रश्न में पूछ रहा था कि इसमें कितना पानी मिला दिया जाए। तो इसमें 60 लीटर पानी मिलाने के बाद से इसमें जो अम्ल और पानी का अनुपात है वो 1:2 हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे भाग 3 यानी कि सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस पार्ट की। 51वां प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 52वां प्रश्न पूछा गया था, सॉफ्ट बैंक डैश और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। ये कौन सी कंपनी थी, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारती इंटरप्राइजेज। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 53 की। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, तो यह हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 54वां प्रश्न पूछा गया था, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता। तो ये चिली के द्वारा जीता गया था। 54 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 55वां प्रश्न पूछा गया था, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 56 की। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, तो ये 5 मई सन 1922 को हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। साथ ही साथ बात करेंगे अगले प्रश्न की। 57वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, तो ये फ्लोरीन होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 58वां प्रश्न पूछा गया था, NPP से क्या अभिप्राय है, तो इसका मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59वां प्रश्न पूछा गया था, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है, तो ये मेघालय के मौसीराम में दर्ज की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60वां प्रश्न पूछा गया था, जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और उनके नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ पर हुआ था, तो ये आसाम में हुआ था। ऑप्शन बी ए इसका सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 61 की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये जब पेपर हुआ था 2015 में, उसके अनुसार ये जहीर अब्बास को चुना गया था। ठीक है, ये उस समय का प्रश्न है, इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे प्रश्न संख्या 62 की। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नमक कर का विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 63वां प्रश्न पूछा गया था, आच्छादन जिसे अनावरण कहते हैं पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं, तो इसे प्रस्वेदन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 64वां प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है, तो देशों के बीच लोगों का जो संचलन होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन कहते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 65 की। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कैसे, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि भारत से बस कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बस आपको बताने के लिए हल्का सा यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ। देखिए यहाँ से भारत से मान लीजिए ये कर्क रेखा है, तो भूमध्य रेखा इसके नीचे कहीं होगी। ये मान लीजिए भूमध्य रेखा है, तो ये कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर यानी ये वाला जो छोर है कन्याकुमारी में, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। ऊपर यानी कि उत्तर में स्थित है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा के उत्तर में इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66वां प्रश्न पूछा गया था, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, तो ये रंगून में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
67वां प्रश्न पूछा गया था केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो रक्षा व्यय यानी कि जो डिफेंस पर खर्चे होते हैं वो शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न संख्या 68 की। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया था? तो ये ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 69वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो विपक्ष का जो नेता होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। 70वां प्रश्न पूछा गया था मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये सभी स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 72 की। दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न पूछा गया था ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि ऑप्शन बी देखिए पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75वां प्रश्न पूछा गया था शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, तो ये यजुर्वेद के हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों अब बात करेंगे इस पेपर के अंतिम पार्ट यानी ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट के बारे में। 76वां प्रश्न पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 77 की। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 के बीच में चली थी में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो ये उस समय 20,000 रुपये निर्धारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 78 नंबर का प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA यानी कि मनरेगा प्रारंभ किया गया था? तो ये वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 79 नंबर का प्रश्न पूछा गया था सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 80 नंबर का प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये मुगल सराय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81वां प्रश्न पूछा गया था किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो मिर्जापुर को माना जाता है। ऑप्शन डी सही है। 82 नंबर का प्रश्न पूछा गया था जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो भू अधिकारों के प्रलेख को जमाबंदी कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 83 नंबर का प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो ये कोषवाणी तैयार की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 84 की। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो ये कथक का हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 85वां प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो ये 70 लीटर का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 86 की। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 829 है। ऑप्शन बी सही होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 87 की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया? तो ये 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो कुल 18 मंडल है। ऑप्शन डी सही होगा। 89वां प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये 1945 में किया गया था। ऑप्शन डी सही होगा। 90 नंबर का प्रश्न पूछा गया था मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी
मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर होनी चाहिए? तो ये दैनिक स्तर पर होना चाहिए, यानी रोज होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 91 की। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना यानी AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थी के लिए उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो ये 25% यानी कि 7,500 रुपया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 92 की। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो ये 33% होने चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 93 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के राज्य अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो ये इटावा जिला न्यायालय करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 94 की। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो ये काजी के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन ए सही होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 95 की। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो ये कुल 31 सीटें हैं। ऑप्शन ए सही होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 96 की। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो ये समाजवादी पेंशन स्कीम। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 97 प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं? तो उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें सबसे ज़्यादा हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 98 की। SGSY का पूर्ण रूप है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितने तक पहुंच गया? तो ये 912 तक पहुंच चुका है। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो ये 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015 में जो राजस्व लेखपाल के 2 पेपर हुए थे, इसके अलावा चकबंदी लेखपाल के 2 पेपर हुए थे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट मिला करके, उन चारों पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।